Hello students, welcome all students and viewers in this video lecture session. मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद छत्तीसगढ़ वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। बीकॉम भाग 3 के कंपलसरी थर्ड पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 3 मार्जिनल कॉस्टिंग अर्थात सीमांत लागत टॉपिक पर हम इस दूसरे वीडियो में भी चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो भाग 1 में हमने सीमांत लागत से संबंधित आशय, परिभाषा, विशेषता आदि पर चर्चा किया। इसी कड़ी को चलिए हम आगे बढ़ाते हैं सीमांत लागत के अन्य पहलुओं पर समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए। सीमांत लागत लेखांकन की मान्यताएं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले वीडियो में आपको स्लाइड देखने को मिला होगा, इस वीडियो पार्ट 1 में जो एग्जाम्पल्स हमने वहां पर एक्सप्लेन किए थे और साथ ही साथ सीमांत लागत लेखांकन की विशेषताओं की चर्चा किए थे, उस आधार पर सीमांत लागत लेखांकन की मान्यताएं हमें इस प्रकार से स्पष्ट होती है। पहला, उत्पादन व्यय 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि सीमांत लागत के अंतर्गत व्ययों को 2 भागों में बांटा गया, एक स्थिर व्यय और दूसरा परिवर्तनशील व्यय। दूसरी जो मान्यता है, स्थिर व्यय अवधि लागत है, जबकि परिवर्तनशील व्यय उत्पाद लागत है। कहने का तात्पर्य है कि ये समय से संबंधित है, पीरियड कॉस्ट है स्थिर व्यय, जबकि परिवर्तनशील व्यय प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पाद लागत है, जिसके आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तीसरी जो मान्यता है, उत्पादन की मात्रा ही लागतों को प्रभावित करती है। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि उत्पादन की मात्रा यदि बढ़ रही है तो प्रति इकाई कुल लागत कम हो रही है। इसके विपरीत यदि उत्पादन की मात्रा कम हो रही है तो प्रति इकाई कुल लागत बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह भी सीमांत लागत की मान्यता है कि उत्पादन की मात्रा लागत को प्रभावित करती है। चौथी जो मान्यता है, उत्पादन की एक निश्चित या निर्धारित मात्रा पर या स्तर पर स्थिर व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी एक निश्चित स्तर तक उत्पादन किया जाता है तो स्थिर व्यय एक समान होता है। इस जो स्लाइड को हम दिखा रहे हैं, जो कि पहले वीडियो में हमने प्रदर्शित किया था, इसमें आपने देखा होगा कि 500 इकाइयों को उत्पादित किए जा रहे हैं तो और 1000 इकाइयों को उत्पादित किया जा रहा है तो दोनों स्थिति में स्थायी व्यय अर्थात स्थिर व्यय एक समान ही थे। इसी प्रकार से जो 5वीं और अंतिम मान्यता है, परिवर्तनशील व्यय उसी अनुपात में परिवर्तित होते हैं जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे कुल उत्पादन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे कुल परिवर्तनशील व्यय भी बढ़ते हैं। यदि कुल उत्पादन की मात्रा कम होती है तो कुल परिवर्तनशील व्यय भी कम होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस अनुपात में कुल उत्पादन मात्रा परिवर्तित होगा उसी अनुपात में परिवर्तनशील व्यय भी परिवर्तित होते हैं। ये लेखांकन की जो मान्यता है, अभी तक हमने सीमांत लागत लेखांकन के संबंध में जो चर्चा किए, डिस्कस किए, विश्लेषण किए, उसके आधार पर हमने ये 5 प्रकार की मान्यता समझे। अब हम चलते हैं सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लाभ की गणना कैसे की जाती है। लाभ गणना का सीमांत उपागम, ये प्रोफार्मा है जिसके माध्यम से सीमांत लागत विधि में लाभ की गणना की जाती है। 2 कॉलम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। पहले कॉलम पर्टिकुलर का, जिसमें विभिन्न प्रकार के मदों की जानकारी दी गई है। दूसरा कॉलम अमाउंट अर्थात राशि से संबंधित है। सबसे पहले सेल्स के अमाउंट को लिखा जाता है, उसमें लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस अर्थात परिवर्तनशील व्ययों को कम किया जाता है। कम करने से, घटाने से जो राशि मिलता है
वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन अर्थात अंशदान की राशि। फिर उस अंशदान की राशि में लेस फिक्स एक्सपेंसेस अर्थात स्थायी व्यय को, स्थायी लागत को कम कर दिया जाता है, तो जो राशि प्राप्त होती है वो कहलाता है प्रॉफिट अर्थात लाभ। तो इस प्रोफार्मा के माध्यम से हम ये जो आइटम्स दिए हैं सेल्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन, फिक्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र अनुसार प्रयुक्त करना चाहेंगे तो उसमें जो सूत्र में सिंबल्स या लेटर प्रयुक्त होंगे उसमें आप देखेंगे C इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, S इज इक्वल टू सेल्स, VC इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, F इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और P इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी आगे जब हम सूत्र में प्रस्तुत करेंगे तो इन्हीं सिंबॉलिक लेटर्स को लेकर के सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं C अर्थात कंट्रीब्यूशन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सेल्स माइनस VC अर्थात विक्रय में परिवर्तनशील लागत को यदि घटा दिया जाए तो कंट्रीब्यूशन की राशि प्राप्त हो जाएगी। दूसरा अथवा करके दिया गया है C इज इक्वल टू F प्लस P अर्थात फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस में यदि हम लाभ को जोड़ दें तो भी अंशदान की राशि ज्ञात हो सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है सेल्स को ज्ञात करने का, तो आप देखिए BC प्लस फिक्स एक्सपेंसेस प्लस P, इन तीनों का जो योग है वो सेल्स अमाउंट अर्थात विक्रय राशि को प्रदर्शित करती है, उसको ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा जो सूत्र है VC अर्थात परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करने का, तो यह जो है सेल्स में कंट्रीब्यूशन को माइनस करने से जो अमाउंट प्राप्त होगा वो VC अर्थात वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। चौथा जो सूत्र है वो फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट को ज्ञात करने का, तो उसमें देखेंगे कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट को यदि माइनस कर देते हैं, अंशदान में लाभ को घटा देते हैं, तो हमको फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट ज्ञात हो सकता है। पांचवा जो हमको ज्ञात करने का आइटम्स हो सकते हैं वो है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए हमको कंट्रीब्यूशन में फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट को घटा देंगे तो प्रॉफिट की राशि ज्ञात हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 1 से लेकर 5 तक जो सूत्र हमने लगाए हैं, जिसके माध्यम से हमने चाहे अंशदान की राशि प्राप्त किया हो, सेल्स की राशि प्राप्त करना हो, VC की राशि प्राप्त करना हो, F की राशि प्राप्त करना हो, P की राशि प्राप्त करना हो, हम इन सूत्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो प्राप्त की गई या ज्ञात की गई राशि है वह वास्तविक रूप से सही होगा कि नहीं, हमारी गणना में शुद्धता है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम एक अंतिम सूत्र यहाँ पर लगाते हैं कि S माइनस VC फिर बराबर कर दिए हैं F प्लस P। तो यह जो है दोनों का जो राशि है अर्थात सेल्स में VC अर्थात वेरिएबल कॉस्ट को घटाने के बाद जो राशि आएगी और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़कर जो राशि आएगी, ये दोनों एक समान होनी चाहिए। तो ऊपर में जो सूत्र अनुसार से हमने राशि ज्ञात किया है वो सही मानी जाएगी। तो ये कुछ सूत्र हैं जो कि लाभ गणना करने के क्रम में सीमांत लागत विधि में हम प्रयुक्त करते हैं। तो इसको हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से सब समझते हैं। तो देखते हैं उदाहरण क्या है। निम्नलिखित सूचनाओं से सीमांत लागत विधि का प्रयोग करते हुए अर्जित लाभ की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न यूजिंग द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रोडक्शन ऑब्लिक सेलिंग 1 लाख यूनिट्स, उत्पादन या विक्रय की कुल इकाइयां 1 लाख, फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख, स्थिर लागत 2 लाख रुपये, सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट, विक्रय मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई, वेरिएबल कॉस्ट
₹6 पर यूनिट, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 6 रुपये। तो ये जो सूचनाएं दी गई है, जो जानकारी दी गई है, इसको हम पिछले स्लाइड में जो प्रोफार्मा प्रदर्शित किए थे उसमें रखते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा। अब इसमें देखेंगे आप सेल्स यूनिट वाइज देखें तो 10 रुपीस दिया गया है प्रश्न में, सेलिंग प्राइस ₹10 पर। उस हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख इकाइयों के सेलिंग प्राइस या सेलिंग अमाउंट हो जाएगा 10 लाख रुपये। वेरिएबल एक्सपेंसेस यह भी प्रश्न में दिया हुआ है, ₹6 पर यूनिट, 6 रुपये के हिसाब से यदि हम 1 लाख इकाइयों का वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट देखें तो 6 लाख रुपये हो जाएगा। अब इस 10 लाख में 6 लाख रुपये को माइनस करें तो जो अंतर आय की राशि बचेगी वो कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपये, और समग्र रूप से देखें 1 लाख इकाइयों पर कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपये। अब इस कंट्रीब्यूशन में हम फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। प्रश्न में फिक्स एक्सपेंसेस पर यूनिट नहीं दिया है, टोटल दिया हुआ है ₹2 लाख। यदि इसमें हम उत्पादित इकाइयों को डिवाइड कर दें तो प्रति इकाई 2 रुपये आएगा, और इस प्रकार से कुल फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख है। वो हमने चूंकि लेस करके लिखा हुआ है, घटाने के लिए लिखा हुआ है, घटा देंगे कंट्रीब्यूशन में तो प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 2 रुपये प्रति इकाई। ये समग्र रूप से 1 लाख इकाइयों पर प्रॉफिट की राशि है 2 लाख रुपये। ये तो हुआ प्रोफार्मा में हमने दी गई जानकारियों को रख करके विभिन्न आइटम्स को ज्ञात किया, विभिन्न आइटम में कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को ज्ञात किया, प्रॉफिट के अमाउंट को ज्ञात किया। हम इसको सूत्रानुसार रखना चाहेंगे तो देखें C = S - VC। पूर्व में हमने ऐसा विश्लेषण किया है, इसका विवेचना किया है। तो S अर्थात सेलिंग में हमने 10 रुपये रख दिया, VC अर्थात वेरिएबल कॉस्ट में 6 रुपये रख दिया गया इस प्रोफार्मा में, और इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन निकाला या ₹4। एक वैकल्पिक सूत्र भी हमने बतलाया था, उसको रख के देखें। C = 2 + 2। ये 2 और 2 क्या है? ये स्थिर व्यय है, और ये स्थिर व्यय है, और ये है लाभ। तो स्थिर व्यय और लाभ दोनों को जोड़ देंगे तो भी कंट्रीब्यूशन के अमाउंट निकाला जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र था विक्रय राशि ज्ञात करने का, तो विक्रय राशि ज्ञात करने के लिए 3 आइटम्स को जोड़ा जाएगा। VC अर्थात परिवर्तनशील लागत, F अर्थात स्थिर व्यय, और P अर्थात प्रॉफिट। तो यहाँ पर परिवर्तनशील व्यय है 6 रुपये, 2 रुपये स्थिर व्यय, 2 रुपये लाभ। तो कुल मिला के सेल्स अर्थात विक्रय प्रति इकाई 10 रुपये यहाँ पर गणना के माध्यम से हमने ज्ञात किया। फिर उसके बाद है वेरिएबल कास्ट को ज्ञात करने का सूत्र। तो यदि विक्रय में कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को माइनस कर दें तो हमको वेरिएबल कास्ट ज्ञात हो जाएगा। 10 रुपये सेल्स अमाउंट है, 4 रुपये कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, तो इस प्रकार से 6 रुपये वेरिएबल कास्ट की राशि निकल आएगी। वैसे भी प्रश्न में यह दिया हुआ है। अब चले हम चौथे सूत्र को विवेचना करने के लिए। F = C - P। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट की राशि को घटा दें तो फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन जिससे पूर्व में हमने निकाला 4 रुपये, प्रॉफिट जो फार्मा में दिया गया है 2 रुपये, उसको माइनस किए तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स एक्सपेंसेस आ जाएगा ₹2 पर यूनिट। 5वें सूत्र में देखें प्रॉफिट किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए कंट्रीब्यूशन में यदि फिक्स कॉस्ट को या फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो प्रॉफिट की राशि निकल आती है। 4 रुपये कंट्रीब्यूशन हमने पहले सूत्र के माध्यम से निकाला, 2 रुपये चौथे सूत्र के माध्यम से निकाल लिए फिक्स को, और इस प्रकार से प्रॉफिट 2 रुपये निकल आया। तो ये 5 प्रकार के सूत्रों के माध्यम से हमने अलग अलग आइटम्स को ज्ञात किया है। कंट्रीब्यूशन, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट।
अब ये जो हमने निकाला है वो सही है कि नहीं, उसके लिए जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा था, यहाँ भी कहूँगा, ये इसके माध्यम से देख लें कि अब सही है कि नहीं। तो ये सेल्स माइनस वीसी, विक्रय 10 रुपये है, उसमें 6 रुपये हमने वेरिएबल कास्ट को माइनस किए तो बचा 4 रुपये। इधर जो है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट 2-2 रुपया है दोनों में, तो दोनों को जोड़े तो 4 रुपया। तो इस प्रकार से दोनों अमाउंट एक समान आ गया। तो उपरोक्त जो 5 प्रकार के सूत्रों के माध्यम से हमने कंट्रीब्यूशन, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट ज्ञात किए हैं, इट इज राइट। तो सीमांत लागत विधि में लाभ की गणना करने के क्रम में ये अलग अलग प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करके हम इस विधि के अंतर्गत विभिन्न मदों को ज्ञात करते हैं। सीमांत लागत विधि के लाभ। सीमांत लागत विधि की जो हमने परिभाषा देखे, उनकी विशेषता देखें, उनकी मान्यता देखें और विश्लेषणात्मक ढंग से एक दो जो उदाहरण हैं उसको जो हमने समझा है, उन आधारों पर हमको सीमांत लागत विधि के निम्नांकित लाभ या गुण ज्ञात होते हैं। पहला है सरलता। तो इस विधि में लागतों को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला स्थिर लागत और दूसरा परिवर्तनशील लागत। इस प्रकार से जब कभी भी सीमांत लागत हमको ज्ञात करना हो तो बहुत ही आसानी से हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों के माध्यम से सीमांत लागत ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से यह विधि एक सरल विधि है। दूसरा, अंतिम स्टॉक का उचित मूल्यांकन। तो सीमांत लागत विधि में अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है, जो कि उचित और तर्कपूर्ण होता है। फिर तीसरा, लाभ हानि नियोजन में सहायक। इस विधि में अंशदान के आधार पर तथा लागत लाभ मात्रा संबंधों के आधार पर लाभ नियोजन में पर्याप्त सहायता मिलती है, जो इस विधि की प्रमुख गुणों में से एक है। फिर है अर्थपूर्ण प्रबंधकीय प्रतिवेदन। तो इस विधि में रिपोर्टिंग उत्पादन पर आधारित न होकर विक्रय पर आधारित होती है। परिणामतः स्टॉक में परिवर्तन कार्यकुशलता की तुलना में प्रभावित नहीं करता है। लाभदायकता मूल्यांकन। इस विधि का यह भी लाभ है कि इस विधि के अंतर्गत लाभदायकता मूल्यांकन में इनके जो विभिन्न टूल्स हैं उसका उपयोग किया जाता है। परिणामतः लाभदायकता को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। प्रमापित तथा बजटरी लागत में उपयोगी। यह विधि प्रमापित तथा बजटरी लागत को अपनाने में तथा उन्हें क्रियान्वित करने में उपयोगी साबित होता है। स्थिर ऊपरी व्ययों की लेखों में सुविधा। इस विधि में स्थिर ऊपरी व्ययों की रिकवरी दर तथा उनके अति या अल्प अवशोषण की गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि स्थिर व्यय को अंशदान की राशि से घटाया जाता है। आपने इसके पूर्व जो उदाहरण है उसमें आपने देखा। अगला है लागत नियंत्रण में योगदान। तो लागत नियंत्रण में यह विधि बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु की लाभदायकता का अध्ययन के साथ साथ सम विच्छेद बिंदु की गणना करके वस्तु की लागत पर नियंत्रण करना संभव होता है। और अंतिम, प्रबंधकीय निर्णय में सहायक। तो यह विधि प्रबंधकीय निर्णय में काफी सहायक होती है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय निर्णय लेना आसान होता है, जैसे कोई वस्तु को बनाया जाए या खरीदा जाए, उपयुक्त उत्पादन व विक्रय मिश्रण क्या हो, अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किस प्रकार से किया जाए आदि निर्णयन में यह विधि काफी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से सीमांत लागत विधि किसी भी उत्पादित की जाने वाली संस्था के लिए
इन बिंदुओं के आधार पर काफी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। सीमांत लागत विधि की दोष या सीमाएं। सीमांत लागत विधि एक ओर जहां प्रबंधकीय निर्णय के लिए उपयोगी तकनीक है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ दोष भी हैं, सीमाएं हैं, जो कि इसके उपयोग के क्षेत्र को सीमित करती है। तो क्या क्या दोष और सीमाएं देखें। तो सबसे पहला है लागतों के विभाजन में कठिनाइयां। सीमांत लागत विधि इस मान्यता पर आधारित है कि लागतों को स्थिर व परिवर्तनशील व्ययों में विभाजित किया जाता है। व्यवहारिक रूप से उत्पादन के कुछ स्तरों पर कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो न तो पूर्णतः परिवर्तनशील होते हैं न पूर्णतः स्थिर होते हैं। तो ऐसी दशा में सीमांत लागत विश्लेषण करने में यह विधि कठिनाई उत्पन्न करती है। दूसरा, समय तत्व की अवहेलना। इस विधि में समय लागत तत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि गणना में स्थिर व्यय को छोड़ दिया जाता है। व्यवहारिक रूप से दो वस्तुओं के सीमांत लागत एक समान तो हो सकती है, किंतु उसमें लगने वाले समय अलग अलग हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सीमांत लागत विधि के एक दोष है, जिसमें समय तत्व की अवहेलना की जाती है। तीसरा, तकनीकी विकास के साथ स्थिर व्ययों की भूमिका। आधुनिक उत्पादन तकनीकी विकास के कारण उत्पादन लागतों में स्थिर व्ययों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसी दशा में जबकि सीमांत लागत में स्थिर व्ययों को कुल उत्पाद लागत में शामिल नहीं किया जाता, तो यह तकनीक का महत्व सीमित हो जाता है, इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या। इस विधि में स्टॉक का मूल्यांकन सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है। ऐसी दशा में यदि स्टॉक नष्ट हो जाता है तो बीमा दावा राशि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार स्टॉक में स्थिर व्ययों को शामिल नहीं किया जाता, जिससे कि चिट्ठा अर्थात स्थिति विवरण में सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित नहीं होती है। सभी व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं। यह विधि ऐसे उपक्रमों के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें कॉस्ट प्लस के आधार पर वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है। लागत नियंत्रण की अच्छी तकनीकों की उपलब्धता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, वैसे वैसे लागत नियंत्रण के क्षेत्र में या लागतों के निर्धारण के क्षेत्र में नई नई तकनीकें आने लगी है। तो सीमांत लागत विधि जो है कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में ऐसे प्रमाप नहीं है जैसे कि प्रमाप लागत या बजट नियंत्रण में होते हैं। अंतिम है मूल्य निर्धारण का अनुपयुक्त आधार। सीमांत लागत विधि जो है अल्पकाल में तदर्थ निर्णय के लिए मूल्य निर्धारण के लिए उपयोगी होता है, किंतु दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण के लिए उचित आधार प्रदान नहीं कर पाता। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार सीमांत लागत विधि के उपयुक्त दोषों को हम सीमाओं के रूप में विवेचित कर सकते हैं। तथापि सीमांत लागत विधि का विवेकपूर्ण प्रयोग से प्रबंधकीय निर्णय में सहायता ली जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट मी। माई ईमेल एड्रेस deva.rk3013@gmail.com। हम जल्द ही वीडियो लेक्चर 3 लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम इसी चैप्टर के अंतर्गत अवशोषण लागत विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। थैंक यू।